नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भरौठिया गांव के समीप पेडरिया जाने वाले रोड के पास पुल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव से करीब 10 मीटर दूर पुल के नीचे बुरी तरह संदिग्ध परिस्थिति में फंसा हुआ पाया गया, जो कि बुरी तरह से डैमेज है। मृतक की पहचान भिथारिया गांव निवासी बच्चाराम यादव पुत्र जगराम उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। भिथारिया कला के रहने वाले। और ये जो बॉडी मिली है किसकी है? मेरे बड़े भाई का है। कैसे पूरा घटना क्या है? 4 बजे अपने बीवी के मौसी के गांव बढ़ाया मैं ले गया था, उधर से रिटर्न आया, उधर पढ़ाई भागवत था, उधर से फिर रिटर्न जाने 8 बजे गया खाना खाने के लिए, तब से रिटर्न नहीं आया। 4 बार फोन लगाने के बाद फोन नहीं उठा रहा था। मैं सुबह ढूंढने के लिए आया, इधर मिला बॉडी। क्या लग रहा है आपको? भाई का मेरे मर्डर हुआ है। किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं था, हम लोग किसका दुश्मनी नहीं था, मगर मर्डर हुआ मेरे भाई का। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं, हम पकड़ना चाहते हैं उसको, कौन है मेरा दुश्मन। आज दिनांक 7/4/24 को यूपी 112 के माध्यम से थाना डुमरियागंज क्षेत्र में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल डुमरियागंज पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो मौके पर एक डेड बॉडी तथा बगल में मोटरसाइकिल पाई गई। मृतक की शिनाख्त बच्चाराम यादव पुत्र जगराम यादव निवासी भिथरिया थाना भवानीगंज के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसके अग्रेतर जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश यादव, परिजनों से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रविवार को गाजीपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अंसारी परिवार के घर फाटक का भी दौरा किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से कई बड़े नेताओं के गाजीपुर आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अंसारी परिवार के घर फाटक का भी दौरा किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी के आवास पर जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, जो छवि पेश की गई है वो असली नहीं है। उनकी मौत पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। क्या हम ये नहीं देख सकते कि उनके साथ भेदभाव हुआ? क्या हम ये नहीं देख सकते कि भाजपा सरकार पर विदेशी धरती पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है? अब हम उनकी मौत पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? परिवार का दुख बांटते हैं और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। हमने आपने उत्तर प्रदेश में देखा है लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई है। मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह क्या है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री के ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहां न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुंह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा?
कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें, क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए? कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए हो? 1, 2, 3, 4 पेपर नहीं, 9, 10 पेपर लीक हुए कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप? मैं इनके भाषण सुन रहा हूँ, पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास? इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में खाई बनी रहे, जाति। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने स्वागत किया। इस दौरान सतीश महाना ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ में 1984 से जुड़ा हुआ हूं। मैं अयोध्या का प्रभारी मंत्री रहा हूं। प्रभारी मंत्री होने के नाते अयोध्या के विकास में सेवा कर सकूं, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो मंदिर खड़ा हो रहा है, उससे पूरे देश दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है। भगवान राम के इस धरती पर अवतरण के बाद जिस तरह से उत्साह लोगों में देखने को मिला है वो अद्भुत है। 22 जनवरी को इस देश, इस दुनिया के हर हिंदू धर्मावलंबी को लगता था कि भगवान राम उसके घर आ रहे हैं। एक भजन प्रचलित हुआ कि राम आएंगे। हर व्यक्ति को लग रहा था कि मेरे घर राम आए हैं। मेरे को भी वही भाव हमेशा लगता रहा। एक व्यक्तिगत और इमोशनल स्थान है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ मैं 1984 से जुड़ा हूँ। इस समय दोबारा शुरू हुआ था आज़ादी के बाद। मैं अयोध्या का प्रभारी मंत्री रहा हूँ। प्रभारी मंत्री होने के नाते से अयोध्या के विकास में मेरी सेवा हुई है। मैं सेवा कर सकूँ, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली के ऊपर जो भगवान का मंदिर खड़ा हो रहा है, उसके पूरे देश और दुनिया में प्रतिष्ठा है। भगवान राम के इस धरती के ऊपर अवतरण के पर जिस प्रकार का उत्साह लोगों में देखने को मिला है, मैं इस बात को ध्यान करता हूँ कि अगर 22 जनवरी को इस देश और दुनिया के हर हिंदू धर्मावलंबी को लगता था कि भगवान राम उसके घर आ रहे हैं, जिस समय एक ये भजन प्रचलित हुआ कि राम आए हैं, तो हर व्यक्ति को लग रहा था मेरे घर में राम आए। तो आज मेरे को भी वही भाव हमेशा रहता है। मर्यादा भगवान राम के दर्शन करने की जरूरत है। उस स्थान के ऊपर देखकर भगवान हमेशा भाव स्वरूप सबके सामने रहे हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में जिस समय उनके दर्शन करते हैं तो वो अंदर से एक जो श्रद्धा होती है, जो समर्पण होता है, वो दिखता है। लोगों में उत्साह जिस प्रकार से आज अयोध्या में दर्शन करने का है, वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है, और हमारे जीवन काल में ये हमारे को देखने को मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य है। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को इस प्रकार से आयोजित किया है कि किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ पर आ रहा है दर्शन करने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है और सुविधा और सुगमता के साथ सब लोग दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार का यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था है, ये देखने को मिलती है, और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम, और जो श्रद्धालु भी आ रहे हैं उनकी श्रद्धा भी बहुत अधिक है। कुशीनगर में जर्जर मकान की छत अचानक गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोग गिरे हुए छत के नीचे दब गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, घटना रामकोला थाना क्षेत्र के हरपुर माफी गांव के कुंवर छपरा टोले की है बतलाई जा रही है। हादसे का शिकार हुए लोग अपने घर के बाहर एक कमरे में थे जो बेहद जर्जर और धीरे धीरे टूट रहा था। घर के मुखिया शंकर ने सोचा कि क्यों न इस जर्जर भवन को तोड़कर हटा दिया जाए। बस इसी सोच से शंकर अपने दोनों पुत्र प्रभु 40 वर्षीय, शंभू 35 वर्ष को लेकर छत तोड़ने में लग गया। अचानक छत भरभराकर उनके ऊपर ही गिर पड़ा, जिससे शंकर, प्रभु और शंभू दब गए। छत के नीचे दबने से 35 वर्षीय शंभू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रभु की इलाज के दौरान मौत हो गई। घर के मुखिया शंकर की हालत नाजुक बताई जा रही है। नहीं था तो टूट के गिर रहा था, आधा टूट गया था। तो कह रहे हैं लोग कि किसी दिन खतरा हो जाएगा, गिर जाएगा। तो कह भी रहे थे लोग कि खतरा हो जाएगा, गिर जाएगा। तो क्या हुआ कि जाकर देखने लगे लोग कि देखा जाए कैसे इसे तोड़ा जाए, क्या किया जाए, क्या न किया जाए। 3 लोग वहीं थे, तब तक अचानक टूट के छत गिर गया। कितने लोग उसमें दबे? 3 थे, 3, एक बाबा थे, चाचा थे और बड़े पापा थे। तो किसी की मौत भी हुई है इसमें? हाँ, बड़े पापा को मौत हुआ है। 2 लोग घायल हैं। वो लोग तो दोनों लोग जिला पर ही वहाँ पे भर्ती हैं, ब्लॉक से रिफर हो गए हैं। बड़े पापा तो वहाँ गए, ऑक्सीजन लगा हुआ, एक्सपायर हो गए, उनका पोस्टमार्टम बहुत रोला हुआ तो कॉल और चौकी निकाल दी, सूते बैठक हो जाई, घर झाड़ टूरल जाई। पहले से ईटा गिरल, गिर गई 4 गो ईटा निकालल हलो, गिर गई, तबाह गई हलो।
कितना लोग दवाई लला? कितना जानी दवाई लाना लोग? 3 जाने हमार मालिक हमार 2 गो बेटा दवाई रोल हल गांव के लोग आइल त केकर मौत भइल? हां परिवार में केकर मौत भइल? आपके का लागत रहना? हमार बेटा हलो जेठ बेटा हलो जन माछिल बाने हमार मालिक रहले हम पूर्वांचल में नक्सलियों के बढ़ते दायरा की इनपुट पर बलिया में 3 ठिकानों पर लखनऊ एनआईए की टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी। 16 अगस्त 2023 को एसटीएफ ने बलिया से एक महिला नक्सली तारा देवी सहित 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पूरी जांच एनआईए को गिरफ्तार कर ट्रांसफर कर दिया गया था। नक्सलियों से पूछताछ और कुछ गोपनीय एविडेंस के आधार पर एनआईए कर रही छापेमारी। शक के आधार पर एनआईए की टीम ने कुछ लोगों को जारी किया है नोटिस। उनके मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। 19 अप्रैल को एनआईए ऑफिस लखनऊ के डीवाईएसपी रश्मि शुक्ला के सामने पूछताछ के लिए बुलाया गया। यूपी बिहार से सटे पूर्वांचल के बलिया नक्सलियों के लिए सेफ जोन माना जाता है। 16 अप्रैल 2023 को एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी नक्सल संगठन से जुड़े जांच नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक महिला नक्सली तारा देवी जो बहुचर्चित मधुबनी बैंक डकैती में भी शामिल रही थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। बाद में पूरी जांच एसटीएफ से एनआईए को सौंप दी गई थी। हाँ, ये बताइए आपके यहाँ सुबह में कौन कौन लोग आए थे? सर हम सुबह में सोए थे। मेरा नाम विनोद कुमार है, ग्राम छाताऊ, बाप का नाम राम गोविंद राम। और हम सोए थे छत पर। सुबह 5 बजे पुलिस प्रशासन आई और उसके साथ 4-5 आदमी अज्ञात आदमी थे, हम उन लोगों को पहचान नहीं रहे थे। वो लोग आए और तुरंत मेरा वीडियो बनाए। उसके बाद बोले कि क्या नाम है, नाम हम बताएं उनको। और आधार कार्ड लिए, वो पैन कार्ड था वो भी लिए, फ़ोटो वोटो खींचे। बोले सर क्या चल रहा है, क्या है? तो बोल रहे हैं कि हम लोग पटना से आए हैं, लखनऊ से जांच आए आपके ऊपर। नहीं किस चीज़ के सर? तो कोई बात हमको बता नहीं पाए। वो लोग बता रहे थे तो हम पूछ रहे तो बता नहीं रहे थे वो लोग। तो हम बोले कि ठीक है सर, तो क्या करना था? बोले कि हम सर्च वारंट है, हम सर्च वारंट आपको लाया घर पे, हम अभी सर्च करेंगे। हम लोग पटना से आए हैं, एनआरआई से हैं और गवर्नमेंट दुकान सब बोल रहे थे, हमको समझ में आया नहीं। उसके बाद ठीक हम बोले कि चलिए सर ठीक है, तलाशी ले लीजिए मेरे घर का। हम गए, हमको लेकर साथ में गए और तलाशी लेने लगे। बक्सा, कपड़ा, बर्तन जो भी था सब निकाल के लोग चेक किए। उसके बाद आए, चेक करके मेरा मोबाइल ले लिए, सिम, मेमोरी कार्ड और के बोले क्या करते हैं? बोले सर हम 3 साल से वीडियो कैमरा चलाते हैं। वो बोले कि मुंबई गए थे। उनके सर मुंबई अभी तक हम कहीं गए नहीं हैं। हम कलकत्ता रोलिंग इन पापा के साथ काम करते थे, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हम आके अपना धंधा कैमरा के खोल लिए। 3 साल से वही करते हैं। कैमरा अभी उनको दिखाए, 3 ठो कैमरा रखे वो भी दिखाएं। और क्या करते हैं? हम उनका कुछ नहीं करते हैं सर, घर पे ही रहते हैं। बोले कि ठीक है। उसके बाद लिखने पढ़ने लगे और 1500 पेज पाना वो लोग लिखे इंग्लिश में। हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं सर। तो बोले कितना पढ़े? हाई स्कूल पढ़े। सर्टिफिकेट उनको दिखाए। उसके बाद सब पेपर पर वो लोग साइन कराए मेरे से। अब क्या लिखा था नहीं लिखा था पूछने पर वो लोग नहीं बताए। हम इतना तक पूछे कि अरे भाई सर जी बताइए कौन कंप्लेन किया है? बोल रहे थे कि हमको मालूम नहीं है, तुम जाना लखनऊ 19 तारीख को। वो लोग ये कागज़ दिए हैं, इसमें एड्रेस पता है। बोले कि 19 तारीख को लखनऊ जाना और वहीं आपको मालूम चलेगा कौन किया है कंप्लेन और किस चीज़ का ये मैटर है। और सर हम बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उसके बाद गाली वाली भी आपको दिए या कोई प्रताड़ना भी की है? नहीं, गाली नहीं दिया सर। गाली नहीं दिए। और पूरे घर के पूरा हर कोने को खंगाले वो? हाँ पूरा, मतलब जितना था मुर्गी के दरबा और बस सब देखे हैं सर। कपड़ा लता। हाँ, और कुछ आप कहना चाहते हैं या और किसी का बयान नोट करना चाहते हैं? हमारी बहन लोग हैं। अच्छा बताइए। हम भी पूछे थे कि सर क्या मामला है, तो नहीं बताएं। हमारा बक्सा, हमारा सब कुछ बिके, सब कुछ देखने लगे। हमारा बच्ची से पूछने लगे, सब कुछ पूछने लगे, नहीं बताएं। भाई हो भी सकता है तो उसको आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।